हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे अणु परमाणु जो है तीसरा चैप्टर होगा ये केमिस्ट्री का, जो कि सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यहाँ पे 60 प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड पकुथा कत्याम ने किसको परिभाषित करने का प्रयास किया था। ये जो है परमाणु को जो है परिभाषित करने का प्रयास किया, महर्षि कनाड, पकुधा व कात्यामा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों जो है रासायनिक संयोजन का नियम है। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाइस के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। तो ये जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम, उसे हम द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान का न तो सृजन और न ही विनाश होता है, उसे हम द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था। तो लेवोजियर ने जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है, इसे स्थिर अनुपात को नियम कहा जाता है, जिसे जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। किसी यौगिक तत्व में हमेशा एक ही निश्चित अनुपात के उपस्थित होता है, इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, जिसे जोसेफ प्रॉस्ट ने, इस नियम को जो है जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सैदब होता है, जल का स्रोत कोई भी हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जो जल हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन जल का जो अनुपात होगा वो 1 हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 8 होगा। तो इसलिए इसका अनुपात जो है 1:8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात सैदब होता है। तो अमोनिया का जो दोस्तों होता है NH3 होता है, जिसमें नाइट्रोजन जो है 14 होता है और हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 14 और यहाँ पे 3 होगा, हाइड्रोजन 3, तो इसलिए इसका अनुपात 14:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जिसे हम अविभाज्य होता है। डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण वह है जो अविभाज्य, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वों के प्राकृतिक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो डाल्टन ने तत्वों की प्रकृति को सबसे पहले दिया था, जो कि फेल हो गया था। अगला प्रश्न है किसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों की प्रतीक देने के अक्षरों का प्रयोग किया था। तो अक्षरों का प्रयोग बार्जेलियस ने किसी तत्वों के प्रतीक जो दिया था जिसमें अक्षरों का प्रयोग किया था, ये बार्जेलियस ने, ये सक्सेस हुआ था, इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था। किसी भी शब्द का लैटिन नाम जो है दोस्तों IUPAC का पूर्ण क्या होता है। तो IUPAC का पूर्ण जो होता है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक उसके लैटिन नाम से लिया जाता है। तो ये आयरन का जो है प्रतीक उसके लैटिन नाम से Fe से लिया जाता है। जैसे दोस्तों आयरन का IR होना चाहिए, लेकिन IR ना होके ये Fe होता है, जिसे ये फेरम शब्द से लिया गया, फेरम, जो कि ये लैटिन शब्द है। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम तत्व का लैटिन नाम क्या है। तो कैल्शियम तत्व का लैटिन नाम, केलियम किसी तत्व का लैटिन नाम क्या है। तो ये पोटासियम, केलियम किसी तत्व के लैटिन नाम जो है पोटासियम होता है। अगला प्रश्न है एक AMU बराबर होता है। तो 1 MU बराबर 1/12
कार्बन के 12 एक परमाणु के द्रव्यमान, 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है, 1 mu का मान जो होता है, 1 mu का मान ग्राम में कितना होता है? तो 1 mu का मान ग्राम में जो होता है वो 1.66 गुना 10 की पावर -24 ग्राम होता है 1 mu में। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी, उसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो जो केवल स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे हम अणु कहते हैं, और जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और न भी रह सकता है उसे हम परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? तो ये जो है परमाणुकता कहलाते हैं। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे H2O जल, ये जल का सूत्र है जिसमें हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन का 2 है तो 2+, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है तो यहाँ पे 3 हो गया। तो यही परमाणुकता कहलाता है, यही परमाणुकता कहलाता है। सल्फर का परमाणुकता कितना होता है? तो सल्फर का परमाणुकता जो है, सल्फर का जो S8 होता है, S8, तो इसका परमाणुकता जो है 8 हो जाएगा ये। और फास्फोरस का pH, फास्फोरस का जो है, फास्फोरस का परमाणुकता दोस्तों याद रखेंगे, याद रखिएगा, फास्फोरस का बार बार पूछा जाता है, जिसका परमाणुकता फास्फोरस का जो है दोस्तों 4 होता है। फास्फोरस का 4 होता है परमाणुकता। फास्फोरस का P4, फास्फोरस का 4 होता है, इसलिए इसका परमाणुकता 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक परमाणु अणु है? तो हीलियम जो है एक प्रकार का परमाणु अणु है। फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो इसमें 4 परमाणु जो है उपस्थित होते हैं। फास्फोरस के अणु में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। धातु और अधातु युक्त यौगिक अवश्य कणों से मिलकर बने होते हैं, इस कणों को क्या कहते हैं? तो इसे हम आयरन कहते हैं। धातु और अधातु से जो कण बने होते हैं, अवशिष्ट कण, उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आयरन कहते हैं, लोहा Fe। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 U होता है, 35.5 U। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है 35 mu होता है, 35 AMU होता है, 35 AMU। तो यहाँ पे जो है देख लीजिएगा एक बार, ये परमाणु द्रव्यमान इसका क्लोरीन का, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है रासायनिक सूत्र जो है, यहाँ पे हम देखिएगा H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर ये दोनों चीज़ से बना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है दोस्तों एक होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और सल्फर का जो है 2 होता है। तो इस तरह इसको हम करेंगे तो ये H2 और S1 हो जाएगा, H2S1 हो जाएगा। यहाँ पे तो H2S1 हम नहीं लिख सकते, तो H2S लिख सकते हैं, तो यही H2S होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो, तो यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का जो है होता है 2 और क्लोरीन का होता है 1। तो क्लोरीन का 1 होता है, तो यहाँ पे जो है हम क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा मैग्नीशियम का 1 और क्लोरीन का 2, MgCl2 हो जाएगा, MgCl2। तो इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, MgCl2। सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र जो है सोडियम और नाइट्रेट। तो सोडियम का जो होता है Na और नाइट्रेट का जो NO3 होता है, NO3।
तो यहाँ पे सोडियम का 1 होगा और नाइट्रेट का जो है NO3 और -1 होगा। तो जिसमें जो है अगर ऊपर में माइनस है तो ये जो है 1 ही रह जाएगा। इस तरह जो है इसका 1:1 होगा, तो यहाँ पे 1 ही होगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है NaNO3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और ये 3 है, तो 1 गुना 3, तो इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, NaNO3। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2 हो जाएगा। कैल्शियम का जो होता है, सॉरी दोस्तों, कैल्शियम का यहाँ पे कैल्शियम का जो है 2 हो जाएगा और OH का 1 हो जाएगा, OH का 1। तो इस तरह करेंगे तो हम ये CaOH2 होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ H को डिनोट करता है, तो इसलिए Ca कोष्ठ में OH उसका यहाँ पे 2 देंगे, तो इस तरह इसका आंसर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है Al2SO4 में कुल परमाणु की संख्या कितना होगा। तो इसमें कुल परमाणु की संख्या 17 हो जाएगा, कुल परमाणु की संख्या जो है 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें इस तरह होगा, जो 17 जो Al का 2 है और यहाँ पे S का जो है 3 हो जाएगा, S का 3 हो जाएगा, S का 1 है तो 3 हो जाएगा और O का जो है 4 है तो 4 × 12 हो जाएगा, तो 12 3 15 2 17, इस तरह इसका आंसर D हो जाएगा। अगला प्रश्न है PO4 3 में कितने परमाणु विद्यमान है। तो इसमें जो है टोटल 5 परमाणु विद्यमान है, 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन में 4, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर माइनस है तो यहाँ पे 1 ही इसका मान नहीं काउंट किया जाएगा। यहाँ पे P4 है तो 4 और P में 1, तो 4 1 5 ही होगा। यहाँ पे परमाणु विद्यमान है कितनी। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। तो 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न है 1 मोल में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो 1 मोल में जल के जो है 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है एक जल में कुल कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे परमाणु पूछा है कितने मौजूद होते हैं। तो H2O जिसमें जल के एक अणु में परमाणु जो है 3 परमाणु मौजूद होते हैं। जल के एक अणु में 3 परमाणु मौजूद होता है। तो यहाँ पे एक परमाणु, तो 1 मोल में जो है, तो 1 मोल का जो मान होता है वो 6.022 × 10⁻23 परमाणु। तो यहाँ पे 3 परमाणु है, 10⁻23 परमाणु होगा। तो यहाँ पे 3 परमाणु है, जल के एक अणु में 3 परमाणु है, तो गुने 3 कर देंगे। इस तरह इसका आंसर जो है C हो जाएगा, 3.6 3 × 6.022 × 10⁻23 परमाणु। अगला प्रश्न है जल के एक परमाणु में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो जल के 1 मोल में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे देखे थे, जो जल के एक परमाणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु मौजूद होते हैं। तो इस तरह इसका आंसर जो है 2 से हम गुना कर देंगे अवगाड्रो संख्या को, तो ये निकल जाएगा। अगला प्रश्न है एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो एक परमाणु परमाणिक द्रव्यमान कहते हैं। एक परमाणु के द्रव्यमान को हम परमाणिक द्रव्यमान कहते हैं।